हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज है डे 24। तो 24वें दिन में आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पूर्वावलोकन सीरीज़ कर रहे हैं और आज का टॉपिक और टारगेट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। इसके साथ साथ हम और 2 टॉपिक करेंगे। तो अभी पहला टॉपिक हम आज ये करने वाले हैं। तो जैसे जिस हिसाब से टाइम होगा, मतलब अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम 3 टॉपिक आज कवर करेंगे और अगर थोड़ा लंबा हुआ तो 2 टॉपिक तो करने ही करने हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो आई होप आपने इससे पहले के सभी टॉपिक्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि पूर्वावलोकन तो हमें करनी है, घटना चक्र तो हमें करनी है। तो एग्जाम अब बहुत पास है, अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड में हम पूर्वावलोकन तो पढ़ ही सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे वीडियो को देख लेना है, 1-2 बार सुन लेना है, तो बस आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इतने कम समय में फटाफट अगर मैं करा रही हूँ तो आपको करना ही क्या है, बस थोड़ा सा देखना है, सुनना है और बस आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा। तो बस हम 2-3 बार अगर सुन लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें ऐसे ही कोई हर चीज़ याद हो जाती है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके साथ साथ मैं क्रॉनिकल सीरीज़ करा रही हूँ मई मंथ की, तो आप वो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस का पूर्वावलोकन सीरीज़ भी चल रहा है, तो उसमें भी आज डे 24 कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया। इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, फिर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं CR दास। ठीक है, वो चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो हकीम अजमल खां ने की। क्योंकि CR दास उस समय जेल में थे और वो अध्यक्ष पद पे चुने गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि वो 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार के द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में क्या किया गया, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिससे संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना जो है वो समाप्त की जाती है। तीसरा, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। और चौथा, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमारा ये फास्ट फॉरवर्ड में हमने अपना नोट्स को कंप्लीट किया और अब चलते हैं इसके फटाफट से PYQ करते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, तो ये प्रस्तावित किया है किसने, मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने प्रस्तावित किया था, तो मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो वर्ष 1900 मैं बता देती हूँ, वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है हकीम अजमल खां ने। ठीक है, नेक्स्ट।
1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये किसने रखा था? अभी हमने पढ़ा, हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पारित किया था और ये हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1929 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। 1928, ठीक है, 1928 में ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि वो 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929, ठीक है, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब? 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसी में संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। उसी दिन से आज तक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो भाई अभी मैंने बताया कि पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ठीक है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष। तो भाई कौन सा वर्ष था? तो ये वर्ष था 1929, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो भाई 26 जनवरी 1930 को। ठीक, नेक्स्ट, छोटा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज पारित किया गया। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ये लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज जो है उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। तो बिल्कुल यही वाला आंसर सही है, बाकी झगड़े को सुलझाया ये रॉन्ग है और 2 राष्ट्रों की मांग भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। बिल्कुल गलत।
कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया, बिल्कुल सही, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ करी थी? तो लाहौर अधिवेशन में की थी, 1929 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो भाई संकल्प में क्या शामिल था, पहले ये देख लेते हैं। तो भारत की विदेश नीति की घोषणा जो है वो शामिल थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा शामिल थी। ठीक है, तो ये दोनों तो शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी शामिल थी, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना भी समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेशी नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत में शेष विशेष से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम ये संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि JL नेहरू ने। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ज्ञात है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, फटाफट से ये भी कर लेते हैं, और डे 4 में आज हम अपना सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो हम अभी ये ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित था। ठीक है, तो फरवरी 1930 में, कब? फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ है? तो 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। तो शुरू कब हुई दांडी मार्च? तो दांडी मार्च शुरू हुआ 15 मार्च 1930 को, और समाप्त कब हुआ है? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो 12 दिनों तक ये आपकी 24 दिनों की ये यात्रा चली थी, 12 दिन बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसमें नमक कानून तोड़ करके शुरू हो गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता बेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता
सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदरायम नमक तक नमक यात्रा करी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं दरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडिन ल्यू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी। तो यहाँ कब करी? 1932 में। 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया 1932 में। नेक्स्ट PYQ, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में और ये कब हुआ था? 1929 को हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर पूर्ण स्वराज जो है मांगा गया। और इसके साथ साथ 31 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर नहीं 31 नवंबर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। और ये कितने दिन तक चली? तो ये 24 दिनों तक चली। और ख़त्म कब हुई? तो ये ख़त्म हुई है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बनाकर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदरायम तक नमक यात्रा
की थी। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई, तो दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में। 1930 में कब? तो 12 मार्च 1930 को। कब खत्म हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिनों की यात्रा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। बार बार रिवाइज करना है। 12 मार्च 1930 को, और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती, अहमदाबाद के अपने साबरमती के आश्रम से 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था दांडी से। दांडी में जब नमक कानून तोड़ करके। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो भाई गुजरात के सत्याग्रही सबसे ज्यादा था, क्योंकि साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद गुजरात में ही है, तो वहीं से सबसे ज्यादा सत्याग्रही जो है गांधी जी के साथ चले थे, और दांडी कूच में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो गुजरात वासियों की ही थी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। करने के उद्देश्य में अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर गांधी जी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची का नाम सहित उपलब्ध है, और इस सूची के अनुसार राज्य और सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है। जहां से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम भी उल्लिखित हैं, और वेबसाइट पर पूरे नाम भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा गए थे गुजरात से, तो गुजरात से कितने गए थे? 32। महाराष्ट्र से 13 सत्याग्रही गए, उत्तर प्रदेश से 8 सत्याग्रही, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपुताना से 3, बॉम्बे से 2। दो कौन थे? दाऊद भाई, हरिलाल, महिमतुरा। सिंध से 1 थे आनंद हिगोरानी। नेपाल से 2 थे महावीर खड़क बहादुर सिंह गिरी। तमिलनाडु से 1 थे तपन नायर। आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्यम। उत्कल से 1 थे मोतीबास दास। कर्नाटक से 1 थे महादेव मार्तंड। बिहार से 1 थे गिरिवरधारी चौधरी, और बंगाल से 1 थे दुर्गेश चंद्र दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग सरोजनी नायडू ने भी लिया है, राजकुमारी अमृत कौर ने भी लिया है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी लिया है। तो इनमें से सभी ने गांधी के दांडी मार्च में भाग लिया। तो यहाँ पे महिलाएं कौन कौन सी? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में हमें पता चल गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो सर्वाधिक भागीदारी रही है नमक सत्याग्रह में महिलाओं की। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो कहाँ से किया था? तो दांडी से किया था। कब किया? तो 12 मार्च को किया 1930 को। समाप्त कब किया? तो 6 अप्रैल 1930 को किया, और ये 24 दिनों की यात्रा थी, पैदल चलकर उन्होंने कंप्लीट करी, और लगभग 390 किलोमीटर यानी कि 241 मील की यात्रा पर दांडी गुजरात के नौसारी जिले में स्थित पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के साथ 1930 में, 12 मार्च 1930 के साथ। नेक्स्ट, दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध, तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो हम पढ़ चुके हैं, दांडी यात्रा चली 24 दिनों तक। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो घटना हम तभी बता पाएंगे जब हमें सबके काल यानी कि डेट्स याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं भाई, दांडी मार्च हमें पहले पता है, तो दांडी मार्च हमारा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। 12 मार्च 1930 की घटना है दांडी की। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन भाई हमारा 1942 में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता हमारा 1930-31 की ही बात है। और साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। कौन सा? सी, कि साइमन कमीशन का आगमन। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो सबसे पहले घटना घटी है साइमन कमीशन का
आगमन। ठीक है, तो डेट मैंने बता दी कि दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, 1942 में भी हुई है। कब? अगस्त 1942 को। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया, लेकिन 3 फरवरी 1928 को आया था। ये भी डेट वैसे भी याद कर। और गांधी इरविन समझौता आपका हुआ है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, ये डेट सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाएगी। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाएगी महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च हेतु। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये भी आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में ही हुआ है, 1930 में। और गांधी इरविन समझौता भी आपका 1930 में हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अपना अप्रैल 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल सही है भाई। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो पहला आपका कथन सही है, दूसरा गलत है आपका। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी, उन पे नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। भाई दी तो गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। महात्मा गांधी को नहीं दी गई थी, इनको दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को। ठीक है, नेक्स्ट, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, नवसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। ठीक है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को सजा दी गई थी। नेक्स्ट, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गांधी जी की दांडी यात्रा से। ठीक है, तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य कौन सा है? कि समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। तो साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। ठीक, ये सही है। और नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था, ये भी सही है। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया, ये गलत है। ठीक है, और ये पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये पढ़ लेते हैं भाई डिस्क्रिप्शन। तो गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रण कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। उसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने दांडी मार्च में गांधी के 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 की सूची दी, जबकि इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या
1978 दी गई थी। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा पैदल के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। इस प्रकार कथन आपका कौन सा असत्य होगा? सी। ठीक है, कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो भाई ये एक पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, तो ये तो सत्य है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी बात सत्य है। तो असत्य ढूंढते हैं भाई इसमें। तो साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, ये भी सही है। तो इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई? नहीं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और खत्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, सरमत सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो किसने लिया था भाई? अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। ठीक, तो उसके बाद अब्बास तैयब जी ने अपने हाथों में आए और फिर जब अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद किसने संभाला? तो सरोजनी नायडू ने संभाला। ठीक है, तो महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वो उस समय यरवदा जेल में थे। ठीक है, और धावा किसने किया था उस समय? सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, क्योंकि तैयब जी भी जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और उसके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के लिए नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धर्षणा नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। ठीक है, और इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे गांधी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार वो गिरफ्तार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो थे वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं। तो वो दिए किसने? वेब मिलर ने दिए। तो वेब मिलर ने क्या समाचार दिया? चलो ऊपर वाले में पढ़ लेते हैं। तो वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। ठीक है, धर्षणा की विभत्स पुलिस जाप्तियों का उल्लेख करते हुए वेब मिलर ने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? वेब मिलर थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, फिर तमिलनाडु में तंजौर में राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदनायाम नमक यात्रा शुरू करी, पढ़ चुके हैं हम। फिर 30 अप्रैल को उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन उनके समर्थकों के द्वारा फिर आगे बढ़ाया गया, यानी कि चलाया गया। नेक्स्ट, पार्टी स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्टर्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने को? बिल्कुल नहीं। उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का? तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का? नहीं।
फिर पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, ये सही है। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। नेक्स्ट, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो है वो संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। किसको? अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया है? तो खुदाई खिदमतगार को संगठित किया है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो वो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, नेक्स्ट, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार, ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी बिहार के सारण जिले में, ठीक, उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पे, किस स्थान पे? बिहोर, बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया और 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। आई बात समझ में? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, जब ये असफल हो गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा जो है समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1920 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पर जो है हमारा ये दूसरा टॉपिक भी खत्म होता है। तो ऐसा करते हैं, गांधी इरविन समझौता भी कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हमारे 3 टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड में नोट्स कंप्लीट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, तेज बहादुर स्प्रू M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो डेट याद रखनी है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर
शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिल गया, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक है, तो हमारा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में नोट्स हो गया है। अब जल्दी से फटाफट से MPYQ भी खत्म कर लेते हैं इसके। तो ये तीनों टॉपिक आपस में अटैच थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ ये गांधी इरविन समझौता? तो डेट हमेशा याद रखो, 5 मार्च 1931। तो गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय इरविन से भेंट करी और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया गया। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी और ये समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो भाई ये तो था ही। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो भाई 1, 2 और 4 आपका सही है, बाकी थर्ड वाला तो भाई सही नहीं है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। कब हुए? 1931 में। तो डेट याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? तो भाई गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन जो है वो किया जाना प्रस्तावित था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। 5 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और स्थगित कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर स्प्रू ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न किया और 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर स्प्रू एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच में जो है फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य जो है समझौता हो गया। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर स्प्रू ने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपको और कौन सी सीरीज चाहिए, आपको और कौन सी बुक चाहिए, आप अब कौन सा मैं अपना जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में और फटाफट से अपने ये खत्म करते हैं ताकि हम नया सब्जेक्ट शुरू कर पाए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ती जाइए और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते रहिए। एक दिन में मेरे 3 वीडियो आ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत करिए। तो आपको तो बस सुनना है और थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।